उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं, हमारे साथ अमित शाह जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे हम। लेकिन उससे पहले अमित शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं यूपी के आंकड़े क्या बता रहे हैं। जो अलग अलग एग्जिट पोल हैं, अलग अलग चैनल के एग्जिट पोल हैं, वो क्या बता रहे हैं। यूपीए को, एनडीए को एबीपी न्यूज दे रहा है 46 सीटें, यूपीए को 8, समाजवादी पार्टी को 12 और बीएसपी को 13। इंडिया टीवी 54 सीटें दे रहा है एनडीए को। टाइम्स नाउ 46 से 52 सीटें दे रहा है। सीएनएन आरबीएन एनडीए को 45 से 53 सीटें दे रहा है। और इसके बाद हम बाकी और चैनल का भी आपको दिखा रहे हैं। यूपी का एग्जिट पोल, यूपी का जो एग्जिट पोल है उसमें एनडीए को 46 एबीपी न्यूज दे रहा है, लेकिन 45 से 53, और यूपीए को 8, 6, 10 और 3 से 5। लेकिन 16 तारीख को यूपी में क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। और इस पर बात करते हैं, हमारे साथ अमित शाह जुड़ चुके हैं। अमित शाह जी, यूपी में 16 तारीख को क्या होगा? एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं तमाम वो सामने हैं। एबीपी न्यूज नीलसन का जो सर्वे है वो एनडीए को 46 सीटें दे रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपके मुताबिक 16 तारीख को क्या होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए अप्रत्याशित परिणाम होंगे। उत्तर प्रदेश में अब तक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश मिला के जब अखंड उत्तर प्रदेश था तब सबसे ज़्यादा सीटें 58 सीटें आई थी। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इससे आगे जाएगी, क्योंकि अब 5 सीटें नहीं हैं, 85 की जगह 80 से है, मगर हम 55 के ऊपर चले जाएंगे। जी हाँ, तो अमित शाह जी का कहना है कि वो 55 के ऊपर जाएंगे। अशोक, आपको लगता है 55 के ऊपर जाएंगे? अब अमित जी, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की सीधी लड़ाई नहीं है, वह समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बाकी भी पार्टीज हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये सीधा जो दंगों का फायदा आपको मिला है जो उत्तर प्रदेश में हुआ है? देखिए, मैं इतना नेगेटिव नहीं सोच सकता। उत्तर प्रदेश में दोनों सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को चुस्त दुरुस्त किया गया है और मोदी जी के प्रति विशेष कर उत्तर प्रदेश की जनता का एक लगाव बना था, एक लहर थी मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति। इसका सीधा परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। जी हाँ, जयंत खुशहाल भी सवाल है। अमित जी, अभी तो लग रहा है कि मोदी जी ने आपको सही चुना था यूपी भेजने के समय, और आपने जो किए हैं यूपी में अभी तो गजब हुआ है, ऐसी लग रहा है। लेकिन आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं, थोड़ा गंभीर लग रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि आप क्या जादूदंड लेके गए थे यूपी में, और उसको थोड़ा तो जानकारी हमें अभी आप दे सकते हैं, उसका रहस्य तो उन्मोचन कीजिए अभी। देखिए, मेरे मन में जब उत्तर प्रदेश का मुझे प्रभारी बनाया गया था, एक बात बहुत निश्चित थी उस वक्त कि उत्तर प्रदेश में हम चौथे नंबर पर थे, करीब चौथे नंबर पर। 10 सीटें थी। हमारा जनाधार काफ़ी सिमटा हुआ था और कैडर निरुत्साह थी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा काम मेरे सामने था, वो कैडर में उत्साह भरना, कैडर को ठीक करना, दुरुस्त करना और बूथ तक की संगठन की रचना करना। उसके बाद में हमारे जो नेता घोषित होते हैं, इसके पक्ष में एक माहौल खड़ा करना। तो सबसे पहले हमने कैडर को चुस्त दुरुस्त करने का काम किया, और जब मोदी जी की घोषणा हुई तब 8 सेगमेंट में उत्तर प्रदेश को बांटकर 8 बड़ी रैलियां हुई। हर रैली में एक कमांड एरिया बनाया गया और कमांड एरिया के अंदर हर बूथ से 10 व्यक्ति, एक बुलेरो हर बूथ से वो रैली में आए, इस तरह का प्रयास किया गया और सीधा कनेक्ट मोदी जी का उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हमने करवाया। और जो डार्क एरिया बहुत बड़ा है, जहां टेलीविजन नहीं पहुंचता, अखबार नहीं पहुंचता, वहां पर हमने 450 एक वीडियो रथ बनाए थे, उनके द्वारा मोदी जी का संदेश भेजने का काम किया। और मुझे लगता है कि पार्टी भी काफी उत्साहित होकर, मतलब बूथ से लेकर वरिष्ठतम कार्यकर्ता तक सभी लोग मैदान में रहे, रणनीति के तहत काम करे, डिसिप्लिन्ड काम किए। इसके कारण मुझे लगता है कि हम सफल होंगे। शंकर अय्यर सवाल। अमित जी, नॉर्मली हम लोग यूपी को समझते हैं एकदम कास्ट बेस्ड है, सब कुछ कास्टिस्ट तरीके से, नज़रिए से होता है। आपके हिसाब से राजनीतिक समीकरण का इस जीत जो आपके सामने अभी एग्जिट पोल्स दर्शा रहा है,
इस जीत में राजनीतिक समीकरण का कितना रोल रहा है और मोदीकरण का कितना रोल रहा है? देखिए, किसी भी जीत को इस तरह से डिसेक्शन करके हम देख नहीं सकते। जीत काफी चीजों को मिल मिलाकर एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट के रूप में आती है, मगर मैं इतना निश्चित मानता हूं कि हमने ये प्रयास जरूर किया था कि भारतीय जनता पार्टी जब टिकट तय करे तब सभी वर्गों का, सभी जातियों का प्रतिनिधित्व उसमें हो और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने हम एक अच्छा सब जिसका स्वागत करें, इस तरह का गुलदस्ता प्रत्याशियों के रूप में 80 प्रत्याशियों के रूप में रख सके। मुझे लगता है थोड़े बहुत एक दो डिसीजनों को लेकर बाय एंड लार्ज हम करने में सफल रहे हैं और जनता ने हमारे प्रत्याशी को भी स्वीकारा है। अमित जी, एक फॉलोअप क्वेश्चन उसमें यह बनता है कि कोई खास वर्ग पर आपका ध्यान गया था, कोई खास सेगमेंट पर आपने फोकस किया था क्या? अब तो चुनाव हो गए हैं तो ये सीक्रेट आप बता सकते हैं? जी, हमने निश्चित रूप से हमारा जो जनाधार कम हुआ था उसमें नजर में ये आता था कि पिछड़ी जातियां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी दूर हुई है, तो हमने पिछड़ी जातियों को जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए थे और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 जिलों में इसके लिए एक सुनियोजित प्रयास किया गया और प्रत्याशी चयन में भी इसका ध्यान रखा गया। इसका हमें फायदा हुआ है। दिबांग सवाले। अमित जी नमस्कार। ये बताइए कि एक जो बात जब आप गए यूपी तो ये लगाई गई कि भाई वहाँ लोकल लीडर्स बहुत हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं, उनको ये कितना संभाल पाएंगे, नए हैं रिलेटिवली, आप वहाँ पर वो कैसे संभाला? दूसरा सवाल, दिसंबर में आपसे बात हुई थी, आपने कहा था मैं नहीं बताने वाला कि मोदी जी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे, तो अब तो लड़ गए, जीतने वाले हैं बनारस से। आपको बता सकते हैं कि बनारस के अलावा भी क्या कोई और सीट पर चर्चा हुई थी और बनारस को ही उसमें क्यों चुना गया? नहीं, काफी चीजों पर चर्चा हुई थी, मगर बनारस एक ऐसा स्ट्रेटेजिक जगह थी कि जहां से मोदी जी को लड़ाने से बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पे फायदा होता और पूर्वांचल मेरे उस वक्त के असेसमेंट के हिसाब से थोड़ा हम लोग वीक थे। अगर पूर्वांचल से मोदी जी लड़ते हैं तो इसका फायदा पूरे पूर्वांचल को हो और हमारी जो कमी है वो कमी हम भर पाए, इसी रणनीति के तहत बनारस का निर्णय हुआ था। अरविंद मोहन जी सवाल। अमित जी, यूपी में टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी हम लोग काफ़ी सुनते रहे। 20-21 टिकटों की बात बीच में ये भी आई कि टिकट बदले जाएंगे। तो एक तो यही कि टिकट देने में दलित और ओबीसी का खास ख्याल रखा गया क्या, और अगर ख्याल रखा गया तो मुसलमानों का नंबर कब आएगा? बीजेपी की प्रायोरिटी लिस्ट में मुसलमान उत्तर प्रदेश के कहाँ हैं जिनकी आबादी 18% के ऊपर है? क्या वो कभी प्रायोरिटी में आएंगे बीजेपी के या नहीं? देखिए, बीजेपी की प्रायोरिटी में ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे, नहीं, सारी की सारी जनता बीजेपी के प्रायोरिटी लिस्ट में है और मुझे लगता है कम से कम अब मीडिया ने भी हिंदू मुसलमान का बंटवारा नहीं कराना चाहिए और आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति ने तो जरा भी नहीं कराना चाहिए। नहीं, लेकिन टिकट तो एक भी नहीं दिया आपने। ये बंटवारा आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? वो नहीं, हमने नहीं किया। हम देखिए, प्रत्याशी को प्रत्याशी के रूप में देखिए, हिंदू मुसलमान के रूप में मत देखिए। शीला सवाल लेंगे। मेरे आपसे दो सवाल है। एक सवाल ये कि आप जैसे ही प्रचार के लिए गए थे, मतलब जैसे ही प्रभार आपको दिया गया था उत्तर प्रदेश का, आप राम मंदिर के लिए मतलब रामलला के दर्शन करने गए थे। अब आपकी सरकार आने में है, ऐसा एग्जिट पोल बता रहा है, तो क्या ये मुद्दा फिर से एक बार कारपेट के नीचे डाला जाएगा या अहम रहेगा? राम मंदिर बनेगा? देखिए, मेरी पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा है कि संवैधानिक तरीके से और सबकी सहमति से राम मंदिर बनाने का प्रयास किया जाएगा। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि मोदी और आप जैसे धुरंधर, दबंग, समझदार नेता गुजरात से निकल गए हैं, आप देश की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में आ गए हैं, तो गुजरात की कमान कौन संभालेगा? आप आज विधायकों की आपने बैठक बुलाई है, तो जो नेता प्रतिनिधित्व करेगा वो नेता में क्या गुण होने चाहिए? मोदी जी की बराबरी तो कोई कर नहीं सकता, तो कौन सा नेता होगा, कैसा नेता होगा गुजरात का? नहीं, क्या आप
वापस जाएंगे? जो भी आएगा अच्छे से गुजरात संभालेगा और मुझे लगता है नहीं, मुझे सुन तो लीजिए आप, जो भी आएगा अच्छे से गुजरात को संभालेगा। आप थोड़ा काम मेरे पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड पर बाकी छोड़ दीजिए। जी हाँ, और अमित जी, पहला सवाल जिस पर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी दिखाई दी, लेकिन हम एक और अहम सवाल सामने रख रहे हैं हमारे दर्शकों के सामने, जो ये है कि नरेंद्र मोदी को तमाम तरह का विरोध झेलने को मिला, तो विरोधियों से मोदी ने कैसे पार पाया, भीतर भी और बाहर से भी जिस तरह का विरोध था। ये सवाल अमित जी आपसे कि विरोधियों से कैसे पार पाई नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि भीतर भी, पार्टी के भीतर भी विरोध काफी था और बाहर भी था। देखिए, आंतरिक विरोध और बाहरी विरोध, दोनों विरोध मीडिया के आसपास ही इसका ताना बाना बुना गया था, मीडिया ने ही बुना था। जमीनी हकीकत ये थी कि देश की जनता मोदी को स्वीकार कर चुकी थी और देश की जनता चाहती थी कि मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, और मैं मानता हूं कि जिसका आधार नहीं होता, ऐसा विरोध लंबा समय नहीं चलता। गिरिजा शंकर जी, सवाल। जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटें आपके पास थी, आज लगभग 40 के ऊपर आने की बात हो रही है और आप 55 की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा रिवाइवल जो हुआ है उसमें अमित शाह, नरेंद्र मोदी और बीजेपी तो ठीक है, संघ परिवार की क्या भूमिका आप देखते हैं? संघ परिवार हमेशा राष्ट्रवादी शक्तियों का चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है। मुझे लगता है संघ के काफी स्वयंसेवकों ने इस बार भी अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए सहायता करने का काम किया है, और स्वाभाविक है, सिर्फ संघ परिवार क्यों, काफी राष्ट्रवादी संगठनों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम किया है। कुल मिलाकर पूरी की पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई दिखाई दी है, और ये इसका एक मान लीजिए क्यूमुलेटिव नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतने अच्छे नतीजे। अशोक वानखेड़े। अमित जी, फिर से वापस उसी सवाल पे आते हैं, बाहरी विरोध और आंतरिक विरोध। ये जो चीज़ें हुई, आपने कहा कि ये मीडिया का क्रिएशन है, लेकिन बाहरी विरोध की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार आपके साथ थे, वो छोड़ के चले गए। लगातार बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ये कहती रही कि मोदी की वजह से हम एनडीए से दूर रहेंगे। और आंतरिक विरोध की बात करें तो गोवा में जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए, तब 3 दिन तक नाटक चला। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए तो आडवाणी जी ने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी। ये तो मीडिया क्रिएशन नहीं है, ये तो सब आप ही के पार्टी की अंदरूनी बातें थी जो लोगों के सामने आई। तो इससे कैसे पार पाया? नहीं, आप मेरे कहने का तात्पर्य नहीं समझ रहे। मीडिया ने मोदी जी की जो छवि बनाई थी, इसके कारण कहीं ना कहीं ये सब घटनाएं हुई है। अगर मीडिया ये छवि न बनाता तो नीतीश कुमार आज अच्छे से एनडीए के सम्मानित नेता होते। क्या आप ये मानते हैं कि यदि आडवाणी जी मोदी से नाराज थे तो ये मीडिया की वजह से थे? इसका मतलब तो यही हुआ। देखिए, हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, और जब फैसला होता है तो हर व्यक्ति अपना मत रखता है, और मैं मानता हूं इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर निर्णय होने के बाद जब पार्टी ने तय कर लिया कि मोदी जी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी है, उसके बाद में आडवाणी जी ने भी कैंपेन में हिस्सा लिया। आडवाणी जी खुद चुनाव लड़े हैं, गुजरात से चुनाव लड़े हैं। मोदी जी ने आडवाणी जी के लिए प्रचार किया है, और मैं मानता हूं कि आडवाणी जी बहुत बड़े अंतर से गांधीनगर की सीट जीत कर आएंगे। अब कोई मनमुटाव नहीं है भाई, आगे देखिए। पास्ट में जो छूटपूट घटनाएं, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में है तो ऐसी घटनाएं होना स्वाभाविक है, और मुझे लगता है कि अब आगे देखना चाहिए सब लोगों को। जी विजय विद्रोही। अमित जी, यूपी और बिहार आपके लिए बहुत बड़े थे और यहाँ पर बहुत सीटें ज़्यादा निकालना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो ऐसे में आप जो कह रहे हैं कि विकास का नारा या विकास की उम्मीद, उसके साथ साथ क्या एक जो एग्रेसिव रणनीति थी छोटे दलों को अपने साथ मिलाना, एक ओबीसी के आप कह रहे हैं पिछड़ी जातियों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं मोदी को भी पिछड़ी जाति का एक नेता के रूप में उभारने की कोशिश, और तीसरा जो यूपी के अंदर मायावती का एक संभावित आपको एक संभावना लग रही थी कि कहीं ना कहीं मुसलमान और दलित एक हो गया तो फिर आपके लिए बड़ी चुनौती हो सकती है, उस गढ़ को तोड़ना, और साथ ही साथ प्रियंका गांधी का नीच राजनीति वाला बयान, उसको अपने पक्ष में मोड़ना, आपको लगता है ये सब आपकी रणनीति का एक हिस्सा था जिसने आपको कामयाबी दिलाई?
देखिए विजय जी, आप मुझे एक बताइए कि राजनीति में कोई हम पर हमला करेगा, चुनाव के समय पर हमला करेगा, तो हम जवाब नहीं देंगे। प्रियंका जी ने शुरुआत करी नीच राजनीति वाला बयान देकर। अगर वो न देती तो मोदी जी की जाति का सवाल ही न उठता। और हमारे पक्ष में मोड़ना तो हमारे पक्ष में ही मोड़ेंगे, हम हमारे खिलाफ काम करेंगे क्या? बड़ी स्वाभाविक बात है, हम हमारे पक्ष में मोड़ेंगे। और जहां तक रणनीति का सवाल है, ये निश्चित है कि जो जातियां, जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था, उसको जोड़ने का हमने प्रयास किया है और हमें करना भी चाहिए। हम चाहते हैं कि सभी समाज का समर्थन लेकर सरकार बने। जी हाँ, अमित शाह जी, एक और बहुत अहम सवाल, एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि सरकार बनने जा रही है बीजेपी की, एनडीए की, तो आपकी भूमिका क्या होगी, ये अहम सवाल आने वाली सरकार में। मेरी भूमिका अब तक मेरे जीवन में हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है वो मैंने किया है। आगे भी भारतीय जनता पार्टी जो तय करेगी वो मैं करूंगा। और अभी मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरी टर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है और मेरा दायित्व अभी कंटिन्यूएशन है। शंकरैया, अमित जी, इतने बड़ी जीत में जिसमें आपका बहुत बड़ा श्रेय रहा है यूपी में जो आपने किया है, आज सवेरे से अटकलें लग रही हैं कि राजनाथ जी कैबिनेट में होंगे, नितिन गडकरी प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, आपका प्रमोशन होगा? देखिए, पहले तो ये जीत कोई मेरे व्यक्तिगत प्रयासों से या मेरी व्यक्तिगत कुशलता के कारण हुई है, मीडिया की इस तरफ से मैं सहमत नहीं हूं। जीत हजारों लाखों कार्यकर्ता इकट्ठा होकर परिश्रम करते हैं, इसके आधार पर होता है। ये बात अलग है कि मुझे यूपी का प्रभारी बनाया गया, यहाँ पर भी जो सेंट्रल कैंपेन कमेटी थी उसका मेंबर बनाया गया, तो मेरा एक रोल है रणनीति बनाने में। मगर इसका मतलब ये नहीं कि जीत में सिर्फ मेरा योगदान है, पूरी पार्टी इकट्ठा होकर जीत करती है। और जहां तक प्रमोशन का काम है, मैं कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हूं जो प्रमोशन के लिए काम करूं। मैं मेरी पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर इस देश में कुछ अच्छा हो, देश आगे बढ़े और हम राजनीति में कोई कुछ रचनात्मक तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके, इसके लिए काम कर रहा हूं। और मेरी भूमिका निश्चित रूप से मेरी पार्टी ने तय करनी है। तो ये रचना देशव्यापी भी हो सकता है ना? मैंने प्रमोशन इसलिए कहा कि आप अभी राष्ट्रीय महासचिव हैं और अध्यक्ष पद ओपन हो रहा है, और जो काम आपने संगठन में किया है वो काम आप पूरी राष्ट्रीय तौर पर कर सकते हैं। नहीं, इस तरह, अरे भाई, इस तरह से सोचना ठीक नहीं। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी की हायरार्की में, और मेरे मन में इस तरह की कोई विचार भी नहीं है, ना मेरी मन में ऐसी कल्पना है, ना ऐसा हो सकता है। जी, दिव्यांग सवाल है। अमित जी, ये सवाल है कि क्या, जो शंकर तो पूछ रहे हैं सीधे कि क्या आप पार्टी प्रेसिडेंट बनना चाहेंगे, मैं पूछ रहा हूं कि क्या अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आप केंद्र में मंत्री बनना चाहेंगे? एक सवाल। दूसरा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि चूंकि आप यूपी के प्रभारी रहे हैं, क्या आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को चुनाव जीतते हैं अगर दोनों सीटों से, जैसा कि लग रहा है, तो वाराणसी सीट को अपने साथ रखना चाहिए, ताकि यूपी बड़ा राज्य है, बगल में सटा हुआ बिहार भी है, जिस वजह से आपने वाराणसी चुना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा? अब तो चुनाव हो चुके हैं, तो इस पर आप और आगे बोल सकते हैं जितना बोला है पहले उससे। दो सवाल हैं। नहीं दिव्यांग जी, देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, मैंने पहले ही कहा है, मेरी भूमिका मेरी पार्टी तय करेगी और इसमें मेरे मन में ना कोई इच्छा है ना कोई महत्वाकांक्षा है, एक बात। दूसरी बात, मोदी जी की सीट का सवाल है, ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है और मेरी पार्टी के प्रमुख नेता बैठकर तय करेंगे और शायद पार्लियामेंट्री बोर्ड भी तय करे। इसमें मेरा या मोदी जी का कुछ कहना उचित नहीं है, पार्लियामेंट्री बोर्ड ही इसको तय करे, वो अच्छा है। जगविंदर पटियाल। अमित जी, पंजाब में मोदी साहब की लहर क्यों नहीं दिखाई दी, उनका जादू क्यों नहीं चला? पिछले 7 साल से पंजाब में आपकी और शिरोमणि अकाली दल की सरकार है। मोदी साहब ने एक दिन में 5 रैलियां भी की, लेकिन नतीजा वही जो 2009 में था। आखिर वजह? अभी नतीजे आने दीजिए। पंजाब के एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं कोई इतना बुरा भी नहीं दिखा रहा है। पहले भी पंजाब में जब चुनाव हुआ था तब एग्जिट पोल दिखा रहा था कि भाजपा अकाली हार रहे हैं, मगर बाद में जब परिणाम आए तब पंजाब में भाजपा और अकालियों की सरकार बनी थी। मैं मानता हूं कि पंजाब में एग्जिट पोल के से काफ़ी अच्छा हम करेंगे। और जहां तक
अगर ऐसा होता भी है तो मैं ऐसा सोचने वाला व्यक्ति हूं कि पूरे देश में समर्थन मिला है, कोई एक सूबे में नहीं मिला है, तो वहां हमारे काम में सुधार करना चाहिए। और वहां अगर नहीं होता है तो हम इस पर बैठकर जरूर विचार करेंगे और प्रायोरिटी एरिया में होगा। अरविंद मोहन, बीजेपी अगर इतने सुशासन पे, मोदी के नाम पे इतनी मजबूत थी, तो फिर जाति और धर्म का इस्तेमाल क्यों हुआ? आपका बयान 2 दफ़े आया विवादास्पद, जिस पे एक बार चुनाव आयोग ने आपको फटकार भी लगाई। फिर मोदी साहब ने खुद भी अपने को नीच जाति का बताया। ये पूरब में आते आते जब जाति का जोर बढ़ा, तो क्या मोदी लहर पे भरोसा नहीं था आप लोगों को? तो जाति और कम्युनल पहचान दोनों की पॉलिटिक्स आपने उत्तर प्रदेश में छेड़ी। नहीं, मेरे बयान में कोई धर्म के आधार पर कोई बात थी नहीं। शायद मेरा पूरा वक्तव्य आपने सुना नहीं है। मैं आपको कल टैक्स भेज दूंगा, बाद में आप उस पर सोचकर मुझे फोन करिएगा, हम डिस्कशन करेंगे। एक बात। दूसरी बात, जहां तक मोदी जी की बात है, जाति का आधार की बात है, ये बात हमने नहीं करी थी। प्रियंका जी ने इस बात को शुरू किया, हमने सिर्फ उसका जवाब दिया था। और उस वक्त चुनाव में 35 सीटों का ही चुनाव बाकी था, वो आपके ध्यान में रहना चाहिए। शीला, अगर हम पिछड़ रहे होते तो ये रणनीति फर्स्ट फेज में हम लागू कर देते भैया, इतना तो हमें आता है। शीला, मगर हम ये करना नहीं चाहते थे। हम चुनाव एजेंडे पे लड़ना चाहते थे, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर लड़ना चाहते थे। इसलिए शुरुआत से हमने चुनाव को ट्रैक पर रखने का ट्राई किया। बार बार कांग्रेस और यूपीए हमें ट्रैक से उतारने के लिए बयान देते थे। जब राजनीतिक विरोधी आरोप लगाते हैं तो उसका जवाब देना बड़ा लाजमी होता है और चुनाव के समय में जरूरी भी होता है। इतनी ही चेष्टा हमारी ओर से हुई। मोदी अगर बनारस और वडोदरा दोनों से जीतते हैं तो क्या आप वडोदरा से लड़कर मोदी के साथ केंद्र में जाना पसंद करेंगे, या फिर जैसे आरएसएस काम करता है, आपने यूपी में काम किया है, उस तरह अब राज्यसभा देखेंगे कि यूपी बिहार की राज्यसभा भी आपके बीजेपी के नेतृत्व में आए? चलिए, मेरा निर्णय मेरी पार्टी पर छोड़ दीजिए। आप लोग एक 40x40 के स्टूडियो में बैठकर मेरी पार्टी का निर्णय नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूं। मेरी पार्टी इस पर योग्य समय पर योग्य विचार करे। जी हाँ, एक और अहम सवाल अमित जी, भूमिका को लेकर ही, क्योंकि भूमिका पर काफी चर्चा हो रही है कि आपकी क्या और भूमिका हो सकती है। कुछ समय बाद ही यूपी में चुनाव भी होंगे, तो क्या जो भूमिका अभी आपने निभाई और जिस तरह की जीत जो एग्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं बीजेपी को मिल रही है, अगर तो उसको क्या वहां तक ले जाना चाहेंगे? क्या भूमिका फिर आगे बढ़ेगी, वहां तक बढ़ेगी आपकी? नहीं, देखिए, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए एक जमीन तो तैयार हो चुकी है और उसको एक्सटेंड भी करना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। मगर फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा कि जब चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद काफ़ी लोग सरकार में जाएंगे, काफ़ी लोग संगठन में रहेंगे और उसके बाद में फिर से एक बार कामकाज का बंटवारा होगा। उस वक्त अगर मुझे उत्तर प्रदेश का काम दिया जाता है तो मैं जरूर प्रयास करूंगा कि इतने बड़े प्रांत में एक अच्छी सरकार बने और जात पात से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की कैटेगरी से बाहर निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी सरकार निष्ठावान प्रयास करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। 16 मई को एक बार फिर आपसे बात करेंगे, तब जबकि जो नतीजे हैं वो निकलकर सामने आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।